हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाँ जी, हम मार्केटिंग पढ़ रहे थे, चैप्टर 8। प्रोडक्ट कंसेप्ट। हाँ जी, टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी पढ़ लिए थे। कन्वीनियंट प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमारे कन्वीनियंट में हो, यानी कि डे टू डे वीकली चाहिए होते हैं जो, वो सब चीजें। शॉपिंग, यानी कि जो हम महीने में या साल में 2-3 महीने बाद खरीदते हैं, वो शॉपिंग गुड्स हो गए। और स्पेशली जो हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, वो स्पेशली गुड्स हो गए, जैसे टीवी, कैमरा, ठीक है, कार, वो सब। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी कि जब तक वो गुड्स, जो गुड्स प्रोसेसिंग में अभी, ठीक है, यानी कि जो अभी बन रहे हैं, फाइनल गुड तैयार नहीं हुए, दैट इज इंडस्ट्रियल गुड। ठीक है, देन मटेरियल एंड कैपिटल, अगर रॉ मटेरियल में है तो वो मटेरियल एंड पार्ट्स में आ जाएगा। कैपिटल यानी कि जिसको जिसके लिए यूज करें, जैसे कि मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक है, ड्रिल खरीद रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम खरीद रहे हैं, किसके लिए? ये ये वाले काम को करने के लिए। सप्लाई एंड सर्विसेज, यानी कि अब मशीनरी है, मशीनरी के लिए सर्विसेज भी जरूरत पड़ेगी। तो जब हम सर्विसेज खरीद रहे हैं, कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप की, तो वो सप्लाई सर्विसेज में आ जाएंगी। देन प्राइस, डिटरमाइन ऑफ प्राइस इज टू बी डिटरमाइन ऑफ प्राइस टू बी चार्ज। प्राइसिंग क्या है? वो प्राइस जिस जो हमने पब्लिक से चार्ज करना है, वो होता है मार्केट मिक्स का प्राइस फैक्टर। ठीक है, ये थोड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि प्राइस फिक्स करना, ना तो प्राइस हाई होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा लो होना चाहिए। तो प्राइस को फिक्स करने में बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। और ऐसा प्राइस हो ताकि कस्टमर मना भी ना करे, ले भी ले, ठीक है। देन प्लेस, प्लेस यानी कि वो जगह जहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट को पब्लिक को देना है, पब्लिक ने हमसे वो प्रोडक्ट लेना है, वो प्लेस कैसा हो। ठीक है, वो प्लेस पोटेंशियल होना चाहिए, लाइक कस्टमर के अवेलेबिलिटी के अंदर होना चाहिए, कस्टमर वहां पर इजीली आ सके और प्रोडक्ट को ले सके। देन प्रमोशन, प्रमोशन क्या है? उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे करना है पब्लिक को, ठीक है, उसके फीचर्स कैसे दिखाने, उसकी कंपोनेंट्स कैसे दिखाने हैं पब्लिक को, ताकि पब्लिक उसको लेने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाए। देन पीपल, पहले हमारे पास 4 ही फैक्टर थे, फिर 3 फैक्टर और आए हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल अपीयरेंस, एविडेंस। पीपल कौन है? लोग जिन्होंने हमसे वो प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है। तो द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी, पीपल largely contribute to the customer overall experience, which is why many services based businesses view their employees as an investment। ठीक है, जो लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी इतना अच्छे से सर्व करना कि वही हमारे लिए एक तरह की इन्वेस्टमेंट बन जाए। ठीक है, जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको अच्छे से सर्व करना कि वही इन्वेस्टमेंट बन जाए। अभी एक पर्सन हमारी कंपनी में काम कर रहा है, उसको काम भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, तो वो क्या करेगा? वो औरों को भी बताएगा कि ये कंपनी अच्छी है, तो उस कंपनी की अपने आप ही गुडविल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देन प्रोसेस, प्रोसेस यानी कि बिहाइंड द सीन जो भी चल रहा होता है, ठीक है, मटेरियल जो फाइनल गुड में कन्वर्ट हो रहा है, वो प्रोसेस भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, जिससे हमें लो कॉस्ट हो, अपने कॉम्पिटिटर को देखकर होनी चाहिए। फिजिकल एविडेंस,
सर्विसेज आर इंटेंजिबल, सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, लेकिन बिजनेस, जो भी बिजनेस है उसका एक फिजिकल एविडेंस, फिजिकल इन्वायरमेंट जरूर होना चाहिए, ठीक है, जिससे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो। देन आ गया मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारा? प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट for attaining, acquiring, use and consumption that may satisfy a want or a need। प्रोडक्ट क्या है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जो मार्केट में ऑफर की जा रही है, ठीक है, ताकि जिसको भी वो चाहिए वो इसको ले सके और इसको यूज कर सके और कंज्यूम कर सके और अपनी वांट्स और अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। प्रोडक्ट एक चीज है जो ऑफर की जा रही है मार्केट को, मार्केट में, किसके लिए? कस्टमर के लिए, ताकि वो इसको यूज करके अपनी सेटिस्फाई को फुलफिल कर सके, वो प्रोडक्ट है। देन एसेंशियल्स प्रोडक्ट के क्या होने चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट में, मतलब ऐसे प्रोडक्ट में ऐसा क्या होना चाहिए? टेंजिबल और इनटेंजिबल। प्रोडक्ट में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो टच, फील और सेंस प्रेजेंट फील हो, ठीक है, लाइक कॉम, रेफ्रिजरेटर, मोटरसाइकिल, ये सब क्या है? टेंजिबल्स है। बट आज के टाइम में प्रोडक्ट का टेंजिबल होना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम सर्विसेज भी देते हैं, प्रोडक्ट में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं आते, प्रोडक्ट में सर्विसेज भी आती है। अब रिपेयरिंग दे दी, हेयर ड्रेसिंग दे दी, मेकअप दे दिया, ये सब क्या है? कस्टमर को सेटिस्फाइड तो करता है ना, बट ये है क्या? इंटेंजिबल। देन एसोसिएटिव एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट हैव वेरियस फीचर्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट इज comprised of attribute including color, packaging, brand name, accessory, installation, instruction to use, manufacturing and sales services, etc. These attribute differentiate the product from each other। एसोसिएटिव यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो बाकियों से अलग हो, ताकि वो उसको डिफरेंशिएट कर सके, हमें पता चल सके ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये कौन सा। आपने देखा होगा टूथपेस्ट और कोलगेट, दोनों की पैकेजिंग अलग अलग है, दोनों के पैकेट्स अलग अलग है। अगर हम पैकेट्स को ही देखते हैं तो हमें पता चल जाता कि ये टूथपेस्ट है और ये कोलगेट है, ठीक है। लाइक पेप्सोडेंट एंड कोलगेट। देन एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट मस्ट बी एबल ऑफ बीइंग एक्सचेंज बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर एट अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कॉस्ट। एक्सचेंज वैल्यू जो उसकी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि बायर भी उसको एक्सेप्ट कर ले, और जो प्रोड्यूसर जिसने बनाया है, जिसने देना है प्रोडक्ट, वो उसके लिए भी ये कॉस्ट से अबव ना हो, ठीक है। यानी कि कॉस्ट उसकी कवर हो जानी चाहिए, इतना प्रोडक्ट की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और इतनी भी होनी चाहिए कि बायर उसको एक्सेप्ट भी कर ले। ऐसा भी ना हो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू आपने बहुत हायर डिसाइड कर ली है, ठीक है, लोगों द्वारा एक्सेप्टेबल ही नहीं हो रही है। देन सेटिस्फेक्शन। मेन जो साइकोलॉजी इसके पीछे है, प्रोडक्ट बनाने के पीछे, वो यही है कि बायर की नीड को सेटिस्फाई करना, ठीक है। मेन प्रोडक्ट को बनाने का लेवल ही यही है कि वो जो है सेटिस्फाई कर सके बायर को। देन ये लेवल ऑफ प्रोडक्ट है, पहले कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल, देन एग्यूमेंटल। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी यानी कि मेथड और स्टेप्स भी बोल सकते हो, प्रोसेस बोल सकते हो, कि किन किन आइडिया से निकल के हमारा प्रोडक्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले आइडिया जनरेट होता है, आइडिया आता है कि ये बना सकते हैं। फिर आइडिया को स्क्रीनिंग किया जाता है, क्या ऐसी चीज दोबारा बनी हुई है, ऐसी ऐसी चीज मार्केट में है, लोगों का क्या विचार है इसके लिए। आइडिया को स्क्रीनिंग किया जाता है, हर लेवल से देखा जाता है। देन कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग।
फिर अगर आइडिया ओके लगा, पसंद आ गया, तो उसको नेक्स्ट स्टेप में यानी कि उसको डेवलप किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसको अपने मतलब उसमें कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट डाली जाती है कि कुछ न्यू बने। देन मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी देखी जाती है कि मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजी है। देन बिजनेस को एनालिसिस किया जाता है, फिर प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया जाता है, जो भी हमने बनाना था उसको हमने डेवलप कर दिया। देन टेस्ट मार्केटिंग, फिर हम देखते हैं मार्केट में सैंपल चल रहे होते हैं, सैंपल मिल रहे होते हैं। सैंपल क्यों दे रहे हैं? वो टेस्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रोडक्ट को फाइनल बनाने से पहले वो टेस्ट मार्केटिंग करें कि हमारा प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ भी रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो वो नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आ रहा है तो फिर वो टेस्ट मार्केटिंग उनकी सफल हो जाएगी। ठीक है, अगर टेस्ट मार्केटिंग में रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो वो प्रोडक्ट को अपने प्रोड्यूस कर देंगे, बना देंगे। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने पहले बहुत बार पढ़ लिया है। फर्स्ट स्टेज इंट्रोडक्शन स्टेज, जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट आता है, अभी मार्केट में प्रोडक्ट आया ही है। देन ग्रोइंग स्टेज, यानी कि हमारा प्रोडक्ट लोगों को पसंद आने लगा है, लोगों ने एडमायर किया प्रोडक्ट को। देन मैच्योरिटी स्टेज में सेल वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगी, वो मतलब कि पीक लेवल होएगा हमारे सेल्स का, पीक लेवल होएगा हमारी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसका डिमांड का। देन डिक्लाइनिंग स्टेज आएगी, अब हमारा प्रोडक्ट लोगों ने, हम नए प्रोडक्ट देख लिया, हमारा प्रोडक्ट क्या कर गया? डिक्लाइन कर गया। देन व्हाट इज प्राइसिंग, अभी हमने पढ़ा व्हाट इज प्रोडक्ट, अब पढ़ रहे हैं व्हाट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग वो चीज है जहां से बायर और सेलर दोनों को मुश्किल ना हो, ठीक है, उतने पेमेंट हो कि बायर ले सके और सेलर इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, कॉस्ट हाई नहीं होनी चाहिए। Price is a component of an exchange and transaction that take place between two parties and refers to what must be given up by one party in order to obtain something offered by another party. ठीक है, यानी कि एक्सचेंज कर सके, इतना प्राइस होना चाहिए। अब वो फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को, फर्स्ट आ गया इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर यानी कि कंपनी के डिसीजंस, कंपनीज के एक्शंस, ठीक है, जो कंट्रोलेबल हैं वो सब फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि बाहर के फैक्टर, यानी कि इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में चल रहा है, यानी कि जो अनकंट्रोलेबल है, वो वाले फैक्टर्स। देन प्राइसिंग सेट करने की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेटिंग द प्राइस ऑब्जेक्टिव। हम ऑब्जेक्टिव देखने की हमने ये प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाया है, वेलफेयर के लिए बनाया है, कि क्या मोटिव क्या है हमारा इसके पीछे, ठीक है। देन डिटरमाइन डिमांड, डिमांड देखेंगे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। देन एस्टिमेट कॉस्ट, एस्टिमेट करेंगे हमारे इसे बनाने में पैसे कितने लगे हैं। देन कंपटीटर की कॉस्ट और प्राइस एनालिसिस करेंगे, कंपटीटर हमारे जैसा ही प्रोडक्ट कितने में सेल कर रहा है, ठीक है, कितने पैसों में वो हमारे जैसा प्रोडक्ट दे रहा है। देन सिलेक्टिंग प्राइसिंग मेथड, जो प्राइसिंग सेट करने के मेथड्स हैं अलग अलग, वो चेक करेंगे। देन फिर फाइनल हम अपना प्राइस जो है वो सिलेक्ट करेंगे। प्राइसिंग के ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए? मार्केटिंग के ऑब्जेक्ट, सर्वाइव लो प्राइस टू कवर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सर्वाइवल जो प्राइस होता है वो क्या होता है कि हम इतना कम प्राइस ले रहे हैं कि बस हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कवर होती रहे, ठीक है। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन,
इसमें हम प्राइस जो है वो मैक्सिमम रखते हैं। देन शेयर लीडरशिप, इसमें भी लो रखते हैं प्राइस। प्रोडक्ट क्वालिटी, इसमें प्राइस जो है हायर चार्ज होता है हायर परफॉर्मेंस और क्वालिटी के लिए। हाँ जी, प्राइस चेंज कॉज लिटिल चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस चेंज कॉज चेंज इन डिमांड। ये इन इलास्टिक है, ये इलास्टिक है, ये तो आपने पढ़ा था। ये फिक्स कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट, और ये दोनों का टोटल फिक्स प्लस वेरिएबल। हाँ जी, मेथड कौन से हो सकते हैं? दो मेथड है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग और डिमांड बेस्ड। कॉस्ट पेड यानी कि जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारी कॉस्ट कवर होनी चाहिए बस। ठीक है, डिमांड बेस्ड जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी। चैप्टर कंप्लीट। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है। हाँ जी, चैप्टर कंप्लीट है, क्लियर है सबको। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है। ओके। Yes, ma'am. ओके, मूव टू द चैप्टर 9। दैट व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर। तो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप कहते क्या क्या करो, वर्ड्स को तोड़ के देखा करो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल यानी कि रिलेटेड टू मनी, मैनेजमेंट यानी कि उसको मैनेज करना। तो हम अपने फाइनेंस को, हम अपने मनी को, हम अपने फंड्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंटरप्राइज के हम फंड्स को कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, कैसे उसको प्लान कर पा रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? कम्बिनेशन है इन सब एक्टिविटीज का। ठीक है, जिससे हमने पेमेंट प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करना। देन लेवल्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? ये लेवल्स दिए हुए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले आ गया स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फीड इनटू विटल पीएफ एंड ए, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस and vision activity where the financial leader use data to help line of business colleagues plan future investments, spot opportunities, and build resistant complaints. स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? जब हम अपने फाइनेंस को अच्छे से प्लान करते हैं, ठीक है, मतलब कि फाइनेंशियल डाटा को यूज करते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ना, स्ट्रैटेजी किसके लिए बनाएंगे? फ्यूचर के लिए। तो जब हम अपने डाटा को फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लान। देन टैक्टिकल क्या है? डेली ट्रांजेक्शन, मंथली परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। ठीक है, मंथली कितना स्पेंड होएगा, टैक्स रिक्वायरमेंट क्या है, उन सबको देखना, दैट इज टैक्टिकल।
समझ में आ रहा है? आगे चलें? यस मैम। ओके। देन इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी इंपॉर्टेंस क्यों है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है? स्ट्रेटेजीजिंग। देखो फाइनेंस में हमें लॉन्ग टर्म चलना होता है, तो हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज बना के चलना होता है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज जो है वो बनेंगी कैसे? जब हमारे पास डाटा होगा तभी बनेंगी। तो प्लान, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हमें एक तरह से डाटा प्रोवाइड करता है। देन डिसीजन मेकिंग, ये हमारे डिसीजन में हेल्प करता है। जब भी हमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या कोई नया प्लान लेके आना होता है तो हमें इसके यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। हमें पता भी तो होना चाहिए हमारे पास फंड्स कितने अवेलेबल हैं। हम नया प्लान एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं जब तक हमारे पास फंड्स ही ना हो। देन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रीब्यूट करना विजन इनटू बजट। ठीक है, एक स्ट्रेटेजीज बनाना जिससे कंट्रोल किया जा सके, क्या? कॉस्ट को, जिससे कम से कम कॉस्ट आए। कम से कम कॉस्ट यानी कि हाई से हाई प्रॉफिट। देन टाइप आ गए, ये पढ़ो, ये तो आपको पता ही है। टाइप पढ़ो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ जी, कैपिटल बजटिंग पता चल गया। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कौन सी नीड आइडेंटिफाई करनी है? ठीक है, दैट इज फाइनेंशियल बजटिंग, यानी कि बजट बना देना लॉन्ग टर्म के लिए, क्या क्या कब कब चाहिए। स्ट्रक्चर यानी कि कैसे कैसे वहां तक पहुंचना है, कंपनी ने कहाँ कहाँ से फंड लेके कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ पे देना है, वो पूरा स्ट्रक्चर। देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो क्या होगा, जो डे टू डे लाइफ में यूज हो गया वर्किंग कैपिटल। दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप कहाँ पर है? प्लानिंग में। कंपनी जब भी कुछ नया प्रोडक्ट प्लान करती है तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देख के ही चलेगी। जब तक पैसे नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हर जगह पे ही जरूरी है, क्योंकि पेमेंट के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हम। बजटिंग, जब भी बजट बनाना है कि रॉ मटेरियल कितना लाना है, रेंट कितना है, सैलरी कितनी है, तो भी फाइनेंस की जरूरत है। देन मैनेजिंग एंड एसेसिंग रिस्क, अगर कोई एकदम से रिस्क आ जाता है तब भी फाइनेंस मैनेजर्स की नीड है। ठीक है, मार्केट रिस्क आ गया, कोई मार्केट में मान लो हमारा प्रोडक्ट नहीं चला, मार्केट में रिस्क आ गया तो वहां से प्रोडक्ट को वापस लेना। क्रेडिट रिस्क, कस्टमर अगर पे नहीं कर रहा, ठीक है, कोई पेमेंट नहीं दे रहा, इनवॉइस जनरेट हो चुके हैं, तब भी फाइनेंस मैनेजमेंट। लिक्विडिटी फाइनेंस, कैश फ्लो बढ़ गया है, फ्यूचर कैश नीड की जरूरत है, तो लिक्विडिटी रिस्क का रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क, डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए जो रिस्क है। देन प्रोसीजर, यानी कि फाइनेंस टीम जो प्रोसेस में है, ठीक है, इनवॉइस, पेमेंट, सिक्योरिटी, ये सब चेक करना, इसके लिए भी फाइनेंस की जरूरत है। देन ऑब्जेक्टिव, फाइनेंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ो। हाँ जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि
अगर फाइनेंशियल मैनेजर प्रॉपर फाइनेंशियल डिसीजन लेता है कंपनी के रिगार्डिंग, तो कंपनी को कभी भी लॉस नहीं होता, वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये भी हमारे फाइनेंस मैनेजर्स पे डिपेंड करता है। जितना डिविडेंड, जितना शेयर होल्डर्स आएंगे, जितने शेयर्स इशू करेंगे, उतनी हमारी वेल्थ बढ़ेगी। टोटल रिक्वायरमेंट्स कितनी है फाइनेंशियल की, वो एस्टिमेट लगाना। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट estimate the total finance requirement of the company. He must out how much finance is required to run the company. ठीक है, फाइनेंस मैनेजर ये ध्यान रखते हैं कितनी हमें जरूरत है। प्रॉफिट मोबिलाइजेशन, collection of finance is an important objective of financial manager after estimating the financial required. अब हमें पता चल गया कि हमें यहाँ फाइनेंस लगाने, यहाँ पे फाइनेंस की जरूरत है, लेकिन अभी ये भी तो पता होना चाहिए फाइनेंस आना कहाँ से, तो प्रॉफिट को जनरेट कैसे करें, वो भी ध्यान में रखना होगा। देन मेंटेन प्रॉपर कैश फ्लो प्रॉपर मेंटेन करना, ताकि डे टू डे एक्टिविटीज को डील किया जा सके। सर्वाइवल ऑफ द कंपनी, कंपनी का सर्वाइवल चलते रहना, यानी कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं भी हो रही है तो भी वेरिएबल कॉस्ट को फुलफिल करना कम से कम। क्रिएटिंग रिजर्व, रिजर्व क्रिएट करना। ठीक है, डिविडेंड की सारी पेमेंट ना देना, कुछ पेमेंट रिजर्व में रख लेना फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखना अपने एम्प्लॉयज के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। गुडविल क्रिएट करना, ठीक है, कंपनी की, ताकि लोग इन्वेस्ट करें। इफिशियंसी बढ़ना, मैनेजमेंट क्या ट्राई करती है कि उसकी इफिशियंसी हमेशा हाई ही रहे, ताकि उसके प्रोडक्ट बिकते रहे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्रिएट करके रखना, ताकि सब अपना काम प्रॉपरली करें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करना, कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगे ऐसी कोशिश करना। रेट ऑफ रिटर्न भी, इंटरेस्ट भी लो रखना बोरो मनी का। ऑपरेशनल रिस्क से बचना, ठीक है, जो भी अनसर्टेनिटी हो जाती है, अनसर्टेन बिजनेस में जो रिस्क आ रहे हैं उससे बचने की कोशिश करना। कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना, प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि कौन से काम के बाद कौन सा काम करना है। देन आ गया फंडिंग। देन आ गया फंडिंग। फंडिंग क्या होता है? contribute resource to finance a programming project or a need. Funding can be essential for either short term or long term. Company always seek resources of funding to grow the business. ठीक है, फंड यानी कि जब हम पैसे जनरेट करते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिससे पैसे जनरेट हो, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी ऑलवेज ट्राई करती है कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए वो फंडिंग ज्यादा से ज्यादा करे। देन सोर्स ऑफ फंडिंग तीन तरह से होती है, ऑन द बेस ऑफ टाइम, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। टाइम के बेस पे क्या है? लॉन्ग टर्म फंड है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म यानी कि मोर देन 5 ईयर, हम ऐसे फंड्स जो हम 5 साल से ज्यादा के लिए यूज कर सके। ठीक है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेना, उनकी वैल्यू क्या है? लॉन्ग टर्म है, तो वो क्या हो गई? हमारी लॉन्ग टर्म फंडिंग हो गई। मीडियम सोर्स ऑफ फंड यानी कि मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर, जिसकी लोन, कमर्शियल बिल या कोई बॉन्ड खरीदा है। देन आ गई शॉर्ट टर्म यानी कि विद इन द 1 ईयर, वो फाइनेंस, वो फंड जो हम सिर्फ 1 साल में ही यूज करें। छोटे फंड्स जैसे ट्रेडर्स पेबल, इनसे पैसे लिए हुए हैं, लोन लिए हुए वर्किंग कैपिटल पे शॉर्ट टर्म का। ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग। देन ऑन द बेस ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल, फर्स्ट आ गया ऑनर्स फंड। ऑनर का खुद का फंड, ऑनर की खुद की कैपिटल, जितना वो बिजनेस में लेके आ रहा है दैट इज फंड।
देन आ गया बोरोइंग फंड। बोरोइंग फंड क्या है? जो हम बाहर से थर्ड पार्टी से कोई लोन ले रहे हैं, दैट इज बोरोइंग फंड। पर्पस एक ही है कि प्रॉफिट प्रॉफिट हो कंपनी को। देन बेस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन के अकॉर्डिंग इंटरनल सोर्स, ठीक है, यहाँ की अंदर से ही मिल जाए, लाइक शेयर इशू कर देते हैं हम अपने ही इंटरनल एम्प्लॉयज को और उनसे पैसे ले लेते हैं, दैट इज इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स जब हम बाहर से लोन क्रिएट करते हैं, बाहर से लोन खरीद लेते हैं, बाहर शेयर्स देते हैं लोगों को, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स। देन सेबी। सेबी क्या है? रेगुलेट बॉडी है एक, ठीक है, 12 अप्रैल 1992 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसका काम क्या है? जो इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट है, जो भी सिक्योरिटीज है इंडिया की, शेयर्स हैं, उनको गाइडलाइन देना, उनको रेगुलेट करना, उनको फॉर्मुलेट करना, ठीक है। इसके रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ कहाँ है? न्यू दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता, अहमदाबाद एंड अदर वेरियस लोकेशंस इन इंडिया। देन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। सेबी कैसे परफॉर्म करती है, कैसे मैनेज करती है? फर्स्ट 2 पर्सन, 2 चेयरमैन है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेबी के अंदर, 2 ऑफिसर हैं फाइनेंस मिनिस्टर्स के, एक मेंबर है रिजर्व बैंक का, और 5 मेंबर है नॉमिनीज, 5 नॉमिनीज है, वो भी यूनियन गवर्नमेंट की है। इंपॉर्टेंस क्यों है इस डिपार्टमेंट की? इंपॉर्टेंस क्या है? इंटरनेशनल अफेयर्स में डील करती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करती है, कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव में भी इन्वेस्टमेंट करती है, मैनेजमेंट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी है। देन फंक्शंस, जो जो फंक्शंस एसएबी परफॉर्म करती है वो। प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि ये अपने शेयर होल्डर को प्रोटेक्शन देती है कि आपकी मनी यहाँ पर आपने लगाई है तो सेफ है, कि आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, अनफेयर नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ, लॉस हो सकता है लेकिन फ्रॉड नहीं होगा। देन रेगुलेट, उसको प्रॉपरली रेगुलेट करते हैं अपनी एक्टिविटी को, कोड ऑफ कंडक्ट को। देन डेवलपमेंट फंक्शंस। डेवलपमेंट फंक्शंस क्या है? न्यू ट्रेड लेके आना, न्यू शेयर्स लेके आना मार्केट में, प्रमोट करना ट्रेडिंग को, ठीक है, फॉर इंटरनल जो हमारे एक्सचेंज हो रहे हैं उसको प्रमोट करना। देन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस क्या हो गई? म्यूचुअल फंड रेगुलेशन बाय सेबी। SEBI has also made few policies and laid down guidelines for the mutual fund in order to safeguard the interest of their investor. The guidelines, mutual funds mainly क्या होते हैं? हमारे पैसे लोग उनके इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, ब्रोकर्स के पास जाते हैं, उनको पता होता है कि कौन से शेयर बढ़ने वाला है, तो हमारे पैसे वो वहीं पे लगाते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे हमारे पैसे लगा देते हैं, कहीं से उनको प्रॉफिट होता है, कहीं से लॉस होता है, लेकिन वो ओवरऑल क्या कर देते हैं, हमें प्रॉफिटेबल ही बना के देते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो है वो भी एसबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। हाँ जी, चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर क्लियर है? यस मैम। एनी डाउट? बेटा डाउट बोला करो, आपको डाउट ही नहीं होते हैं, सुनते भी हो।